हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका साथ की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने इसी से संबंधित एक वीडियो की चर्चा की थी। जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वो था कि किस प्रकार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से हैं, कि हम किस तरह भूगर्भ यानी पृथ्वी के भूगर्भ में क्या है कैसे जान सकते हैं। उससे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, तो उससे संबंधित जो स्रोत या साक्ष्य है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा था। पहला था अप्राकृतिक स्रोत, जिसके अंतर्गत दबाव, तापमान और प्रेशर 3 तत्व थे जिसको हम पढ़ चुके थे। उसके बाद था कि किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए, उसके आधार पर हम भूगर्भ में पृथ्वी के क्या है उसका अध्ययन करते थे। तो वो दोनों पॉइंट हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी स्टूडेंट ने, वो पहले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख ले, तो ये वीडियो जल्दी समझ आएगी। ठीक है, अब ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि किस तरह हम भूगर्भ के बारे में जान सकते हैं। तीसरा पार्ट क्या था? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत 2 बताए थे मैंने आपको, चार्ट पहले ही बनवा चुका हूं। तो प्राकृतिक स्रोत में आपको 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत के? तो एक तो ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित और दूसरा था भूकंप विज्ञान से संबंधित। तो अब देखते हैं पहला कि किस प्रकार प्राकृतिक स्रोत। देखो प्राकृतिक स्रोत में पहला कौन सा पढ़ेंगे? ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी उद्गार से हम कैसे जान सकते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में क्या है, या पृथ्वी की कितनी परतें हैं, या पृथ्वी के आंतरिक भाग किस प्रकार का दिखता है, या कहाँ ठोस है कहाँ द्रव है। तो देखो एक चीज होती है कि जैसे कि जो चीज अंदर से निकल रही है वही चीज अंदर होगी। तो अंदर से क्या निकलता है? एक तो निकलता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी देखा, लावा देखा आपने? जो क्रेटर झील का उदाहरण है, नक्की झील जैसे अपने यहाँ पे है। कहां पर है नक्की झील? माउंट आबू, सिरोही, ठीक है ना। माउंट आबू, सिरोही, यहीं पे सिरोही में ही सबसे बड़ी ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पता है। वहीं पर स्थित एक नक्की झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील, ठीक है ना, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जो ये जो नक्की झील है वो ज्वालामुखी क्रेटर का उदाहरण है। जैसे यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ और फिर ये इस प्रकार झील का आकृति ले लेता है, उसको ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या बोला जाता है? क्रेटर। क्रेटर झील बोला जाता है। तो देखते हैं कि ज्वालामुखी से संबंधित यानी जो लावा पृथ्वी के भूगर्भ में से निकल रहा है, तो वो किस प्रकार से हमको ये जानकारी देता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में क्या स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति बनती है। तो देखते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहरी भाग में गर्म तथा तरल क्या निकलता है? मैग्मा या लावा जिसे हम कहते हैं का विस्तार होता है। इसी आधार पर विद्वानों ने, यानी किस विद्वानों ने? भूगोलवेत्ताओं ने यह माना है कि पृथ्वी की गहराई में एक ऐसी परत पाई जाती है जहां सदैव तरल अवस्था होती है, जिससे क्या कहा जाता है? मैग्मा का भंडार। देखो मान लिया कि जैसे कि हमारा पृथ्वी है, हम कहां पर? इस भूपर पट्टी पर निवास करते हैं, यानी कि ऊपरी सतह पर निवास करते हैं, सियाल पर निवास करते हैं। भूपर पट्टी कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भूपर पट्टी वो होती है जहां मानव निवास करता है, पशु पक्षी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे पनपते हैं, ये सभी कार्य भूपर पट्टी पर किए जाते हैं। तो जब भूपर पट्टी पर कार्य हो रहा है, अब कहीं कहीं क्या होता है कि ऐसे ऐसे स्थान है जहां पर विशाल, जैसे अंडमान निकोबार में हमारे जो आता है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसी के अंतर्गत लास्ट वाले कार निकोबार के अंतर्गत हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है इंदिरा पॉइंट? भारत की लास्ट बिंदु, दक्षिणतम लास्ट बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरतम बिंदु कौन सा है? यानी कि जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, लद्दाख में जो स्थित है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। उसमें अभी जीके में नहीं जाते हैं। तो देखते हैं, मैं बता रहा आपको कि जिस तरह अंडमान निकोबार है, हमारे वहां पर ऐसे ऐसे ज्वालामुखी है जो बहुत विनाशकारी है, ठीक है ना। तो जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें से क्या निकलता है? गर्म मैग्मा निकलता है और लावा निकलता है। अब ये लावा या मैग्मा कहाँ से निकलता है? तो पृथ्वी के भूगर्भ में से निकलता है, ठीक है ना। पृथ्वी के
भूगर्भ में से निकलता है। तो इसलिए विद्वानों का यह मत रहा कि कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लें, अगर एक और बार उदाहरण दूं आपको, ये पृथ्वी का भाग है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैग्मा जमा हुआ है और यहाँ पर एक छिद्र हो गया है, जिसको भूकंप के कारण जो दरारें वगैरह पड़ जाती है पृथ्वी के भूगर्भ में, तो उसी के छिद्र में से क्या निकलता है, मैग्मा या लावा। किसी न किसी कारण, प्लेट के खिसकने के कारण, भूकंप आने के कारण, आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण, वो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मैग्मा या लावा बाहर निकलता है। वो जब तक छिद्र नहीं होगा, या रोम छिद्र बोलते हैं इसको, ये जब तक छिद्र वहां तक की, जो जहां तक लावा पेटी पाई जाती है, यानी कि मैग्मा के भंडार जहां पर पाए जाते हैं, वहां तक अगर छिद्र नहीं होगा किसी कारणवश, तब तक वो मैग्मा बाहर नहीं आएगा, तब तक वो अंदर ही सीमित रहेगा। जिस तरह जब भी उसको अगर जैसे एक कुछ प्लास्टिक का बर्तन लो, उसमें ऊपर तक पानी भर दो और ढक्कन भी लगा दो। अब उस जो आपने पानी भरा है जिस बर्तन में प्लास्टिक के, उसमें एक छेद कर दो। अब जब तक आप छेद नहीं करोगे उस बर्तन में, तब तक पानी बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इसी तरह जो ये मैग्मा पेटी है या मैग्मा का भंडार है, जब तक इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई छिद्र नहीं मिलता, कोई दरार नहीं मिलती है, तब तक ये बाहर नहीं आते हैं। फिर जब भी इसको दरार के कारण, कोई भूमि के कारण, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है चट्टानों में, तो उससे भी दरार हो जाती है। अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण, अनेक प्रकार के ऐसे भौगोलिक कारक पाए जाते हैं जिससे दरार उत्पन्न होती है, भ्रंश घाटी उत्पन्न होती है, जिसी के थ्रू, यानी उसी के माध्यम से मैग्मा या लावा पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो अब जो ये पृथ्वी की सतह से बाहर आया है, अब उसी का अध्ययन करके हम क्या बता सकते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में क्या पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, मैग्मा या लावा। अब कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी में एक ऐसा स्थान है या ऐसी स्थिति बनती है, या ऐसी प्लेट है या ऐसी परत है जहां पर पूरे उस क्षेत्र में मैग्मा ही मैग्मा पाया जाता है। और मैग्मा कैसा होता है आप अच्छे से जानते हैं, तरल रूप में होता है। तो यही विद्वानों का मत था कि ज्वालामुखी से उद्गार के समय में हमको देखने को मिलता है कि गर्म लावा बाहर आता है, फिर वो लावा का अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का आंतरिक भूभाग में ऐसी परत पाई जाती है जहां केवल तरल पदार्थ अस्तित्वमान है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, भूकंप विज्ञान। हाँ स्टूडेंट्स, अब अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट इसी का। पहला ज्वालामुखी, अब देखते हैं भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और जो सिद्धांतों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है कि हम किस प्रकार पृथ्वी के भूगर्भ में की जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सबसे सटीक जानकारी कौन देता है, तो यही देता है। कौन देता है? भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान इकलौता ऐसा प्रमाण देता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार की चट्टानें, किस प्रकार की शैलें और किस प्रकार का भूखंड पाया जाता है, कहाँ पर तरल भाग है, कहाँ पर ठोस भाग है, कहाँ पर भूमि का कठोरपन अधिक है, घनत्व अधिक है, कहाँ पर तापमान अधिक है। इसका प्योर लगभग मैं कह सकता हूँ 99% सही सटीक जानकारी कौन देता है, तो भूकंप विज्ञान हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देता है। देखते हैं, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का, देखो जब भूकंप शब्द आएगा तो समझ लेना लहरों की बात हो रही है। अब जो लहरें होती है ना, वो इसमें तीन प्रकार की होती है, उसी का अध्ययन आगे करेंगे हम। कुछ इस प्रकार से PSL प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और लैंड यानी कि धरातलीय लहरें। इस प्रकार तीन लहरों का अध्ययन आपको इसके अंतर्गत करना है। यानी कि भूकंप के अंतर्गत कौन से साक्ष्य या किसके आधार पर हम देखते हैं कि भूकंप आने वाला है, या भूकंप से संबंधित जो भूगर्भिक घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? लहरों का। अब जो ये लहरें होती है, जैसे कि अगर आपने कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, खुदा नहीं करे कभी किसी को हो ऐसा, ICU वगैरह में आपने कभी गए हो, देखा हो, तो आपने जब हार्ट बीट होता है ना, जो अपना दिल, अब दिल की भी तो धड़कन ऐसे 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 ब्लिंक करती रहती है वो मीटर पर, तो वो भी तो किसी न किसी तरह से उसको मेजर करते हैं। वो यंत्र लगाते हैं हाथ में वगैरह में,
फिर उससे पता चलता है कि इसकी कितनी हार्ट बीट कितने समय में ऊपर नीचे हो रही है। तो वो आपने देखा होगा इस तरह का वो ग्रीन कलर का मीटर ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छे से जानते हैं ना, आप देखा होगा कभी ना कभी, पिक्चरों में तो जरूर देखा होगा, रियल लाइफ में कभी नहीं देखा हो तो ठीक है। तो जिस तरह वो हमारी हार्ट बीट का मेजरमेंट करते हैं, अंकन करते हैं, इसी प्रकार भूकंप का भी जो ये लहरें होती है, हमारे अंदर भी एक लहरें चलती है, एक तरह से रक्त का आदान प्रदान इधर से उधर होता है लहरों के माध्यम से ही, ठीक है। तो जो ये हमारी भूकंप की लहरें होती है, अब इसका भी तो अध्ययन किसी न किसी उपकरण के द्वारा करेंगे। तो अब भूकंपीय लहरों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। यह एक यंत्र होता है भूकंपीय लहरों का। अभी कभी सीधा सा क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ जाए, भूकंपीय लहरों का अध्ययन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अब भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में सटीक जानकारी मिलती है। मैंने बता दिया मुख्य रूप से 3 तरंगे होती है, 3 लहरें होती, तरंग भी बोल सकते हैं, लहर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वेव इंग्लिश में बोलते हैं ना, वेव, लेयर, वेव, जो भी। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। कितनी तरंगे होती है? पी, एस, एल, प्राइमरी सेकेंडरी लैंड्स वाली धरातलीय। अब इन तीनों लहरों का अध्ययन तो भी आगे हम करेंगे। इन तीनों लहरों का अध्ययन किसके द्वारा करेंगे? सिस्मोग्राफ के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार अध्ययन होता है। अब मेरे को ये बात बताओ आगे बढ़ने से पहले। देखो अभी अपन कह रहे हैं कि भूकंपीय लहरों के माध्यम से हम सर पता लगा सकते हैं कि भूगर्भ में क्या पाया जाता है। अब कैसे लगाएंगे? अब जो लहर कहाँ से निकलेगी? भूगर्भ से निकलेगी, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि वो किस प्रकार की है। तो देखो अब इसको थोड़ा जरा ध्यान से नोट करना, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा। अच्छे से समझो इसको। एक बार कुछ चीज ऐसी होती है जो एक बार दिमाग में सेट हो जाती है ना, तो वो कभी नहीं निकलती है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो सेट हो ही नहीं पाती है, भले कितना भी समझा दो। तो एक बार माइंड पूरा इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अभी 2 शब्द आपको मैं समझाने वाला हूं, भूकंप मूल और भूकंप केंद्र। अब मूल और केंद्र लगभग सेम ही लगता है। मैं केंद्र बोल दूं या मूल बोल दूं, मूल ही केंद्र है, केंद्र ही मूल है, ऐसे लफ्जों में अगर मैं कहूं तो एक दूसरे का पर्याय है, ठीक है। पर पर्याय को न समझते हुए हमको थ्योरी पर ध्यान देना है, प्रैक्टिकल पर ध्यान देना है। अभी मैंने क्या कहा आपको कि जो लहरें हैं वो कहां से उत्पन्न होगी? भूगर्भ से। कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां से भूकंपीय लहरें ऊपर की ओर आएगी। किससे टकराएगी? धरातल से। किससे टकराएगी? धरातल से। तो देखो जहां से, ध्यान से सुनना, जहां से भूगर्भ में भूकंप की लहरों का कंपन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? यहां लिख देता हूं, जहां से भूगर्भ मतलब पृथ्वी के आंतरिक रूप में, आप भूगर्भ में, जहां से भूगर्भ में भूकंप पीय लहरों का उद्भव होता है, उसे भूकंप मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो जहां से भूगर्भ में भूकंपीय लहरों का उद्भव होता है, यानी प्रादुर्भाव होता है, यानी कि शुरू होती है। जहां से भूगर्भ में भूकंपीय लहरें शुरू होती है, यानी कि स्टार्ट होती है, उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल। देखो जैसे कि मैं का पेड़ का उदाहरण दूं, जैसे कि धरातल है, इसके नीचे तो ये जड़ें पाई जाती है और इसके ऊपर हमारा विशाल पेड़ होता है। तो इसको जड़ या मूल कहते हैं। इस जो नीचे वाली भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? आप जड़ बोलते हो, जड़ बोलोगे या क्या बोलोगे? मूल, जड़ या मूल। अब मूल या जड़ कहां पर स्थित है? तो पृथ्वी के भूगर्भ में। देखो आपने पेड़ देखे होंगे, पेड़ का ऊपरी भाग आप लोगों को दिखता है, आंतरिक भाग जो जड़ है या मूल है वो दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता। सर क्यों नहीं दिखता? तो सर वो इसलिए नहीं दिखता है ये क्योंकि वो भूगर्भ में, और हम भूगर्भ में देख नहीं सकते, ठीक है ना।
भगवान तो है नहीं, भूगर्भ में भी देख लेंगे, ठीक है। तो जो जड़ होती है या मूल होता है, यानी कि वो जो भूगर्भ में उसकी जड़ें होती है वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो आंतरिक भाग में होती है। इसी तरह आप समझ लो कि जो भूगर्भ में जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप मूल। ये अच्छे से चित्र भी बना लेना और जो ये लिखवा रहा हूं ये लिख भी लेना, भूकंप मूल किसे कहते हैं, सीधा सा 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और अगर भूकंप विज्ञान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपको ये चीजें लिखनी और आगे 3 जो मैं बताने वाला हूं और वो भी, ठीक है ना। तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकस पॉइंट, भूकंप मूल या फोकस पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो यहां से निकला, अब जो चीज कहीं से निकलेगी तो कहीं तक तो पहुंचेगी। अगर मैं यहां से निकलूंगा तो कॉलेज तक पहुंचूंगा, आप अपने घर से निकलोगे तो मेरे घर तक पहुंचोगे। कहीं ना कहीं स्थान आना और जाना 2 मिक्स फिक्स होता है, यहां से निकलने का बिंदु और पहुंचने का बिंदु फिक्स होता है। तो निकलने का बिंदु यानी उसको क्या बोल दिया, भूकंप मूल। जहां पर पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे, यानी कि जहां पर अब जैसे कि भूकंप शुरू होता है, अब जैसे मान लीजिए कि डूंगरपुर में भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहां पर महसूस होगा, नहीं होगा। अब जब तक वो भूकंप बांसवाड़ा में ही नहीं आएगा तब तक आपको महसूस नहीं होगा। तो इसी तरह जब भूगर्भ में भूकंप शुरू होता है, यानी कि लहरें तरंगे दौड़ना शुरू होती है भूगर्भ में, वो जब तक धरातल तक नहीं आती है, भूकंपीय लहरें भूकंप मूल से निकलने के बाद जब तक धरातल पर नहीं आती है तो उसको महसूस नहीं किया जा सकता। यानी कि जब धरातल, ये क्या है, धरातल रोड मान लीजिए, आपका घर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जब तक धरातल पर इसका क्या नहीं किया जाता है, क्या महसूस, तरंगे, जब तक धरातल पर भूकंपीय लहरों की तरंगों का महसूस नहीं किया जाता, यानी कि वो अपना कार्य दिखाएगी कहां पर, तो धरातल पर। तो जहां पर भूकंप महसूस किया जाता है, यानी जहां पर मानव निवास करता है भूपर पट्टी पर, तो उसे क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र, इपिक सेंटर। जहां पर भूकंपीय लहरों को महसूस किया जा सकता है धरातल पर, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंपीय लहरें निकलती है भूगर्भ में उसे भूकंप मूल कहते हैं। सीधी सी 2 लफ्जों की लाइन है, जहां से भूगर्भ में भूकंपीय लहरों का उद्भव होता है उसे भूकंप मूल, और जहां पर भूकंपीय लहरों को महसूस किया जाता है धरातल पर उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको। इसको चार्ट वाइज बना लेना। अब देख लेते हैं तीनों तरंगे। हाँ स्टूडेंट, अब देखते हैं इसके 3 लहरों के बारे में, किसी भूकंपीय लहरों के बारे में। प्राथमिक यानी प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी यानी कि पी तरंगे, इनका उपनाम क्या है, पी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे या क्या कह सकते हैं, प्राथमिक तरंगे या पी, इससे इंटीग्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, पी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, ठीक है ना। ध्वनि की लहरों के समान होती है, जिस तरह ध्वनि गमन करती है ध्वनि की लहर गमन करती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, फिर कैमरे में साउंड जा रहा है, फिर कैमरे से साउंड जो, यानी कि आपके मोबाइल से जो साउंड आ रहा है वो आप अपने कानों से सुन रहे हैं। फिर ध्वनि का ध्वनि से संबंधित जो लहर होती है, यानी कि ध्वनि की जो लहर होती है उससे समान कौन सी लहर काम करती है, तो प्राथमिक या अनुदैर्घ्य तरंगे काम करती है। यह सबसे वेगवान होती है। देखो PSL, तीनों तरंगों में कुछ कुछ डिफरेंस पाया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो यह तरंगे सबसे वेगवान होती है। वेगवान यानी तो उसमें भार ज्यादा होता है, वेग अधिक होता है। तो प्राथमिक तरंगे क्या होती है, सबसे अधिक वेगवान होती है। इसे P अक्षर से इंगित किया जाता है। यह ठोस भाग में अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होती है। एक होता है ठोस भाग, एक होता है तरल भाग, ठीक है ना। यह ठोस भाग में क्या होती है, अत्यंत तीव्र रूप से प्रवाहित हो जाती है, यानी कि निकल जाती है। तो ये प्राथमिक तरंगे। दूसरी देखते हैं आड़ी या गौण तरंगे, जिसको सेकेंडरी तरंगे, जिसको एस अक्षर से इंगित किया जाता है अंग्रेजी के। यह जल तरंगों तथा प्रकाश तरंगों के समान होती है। पहली वाली देखो, कुछ कुछ चीजें याद रखना, ये ध्वनि के समान होती है प्राथमिक, और जल तरंग एवं प्रकाश तरंगों के समान कौन सी होती है, आड़ी या गौण या सेकेंडरी लहरें, ठीक है ना। यह आड़ी चलती है, यह अत्यंत गहराई तक गमन करती है। देखो यह अत्यंत गहराई तक गमन करती है, इन्हें एस तरंग भी कहा जाता है। एस का मतलब सेकेंडरी। यह प्राय तरल भाग में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यह तो भाई साहब ठोस से गुजर जाती है, लेकिन जो ये होती है कौन सी, आड़ी या गौण तरंग, ये तरल भाग में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, यानी कि वहां पर ये कार्य
नहीं कर पाती, गमन नहीं कर पाती है। यानी जैसे कि ये भाग है, अगर यहाँ से वो तरंग निकल रही है और यहाँ पर आया ठोस भाग, ठोस से तो वो प्रवाहित हो जाएगी। अगर यहाँ पे जलीय भाग जैसे जलाशय आ गया, कोई और भाग आ गया, अगर वहां पर ये पहुंचेगी तो यहाँ पर ये लुप्त हो जाएगी, इसके आगे और गमन नहीं कर सकती है। तो प्राय आड़ी या गौण या सेकेंडरी तरंगे क्या हो जाती है, तरल भाग में लुप्त हो जाती है, अत्यंत गहराई तक जाती है, या आड़ी चलती है, जो ध्वनि की कणों की जो एक रेखा रूप में होती है। जैसे ये वाली जो होती है ना, ये प्राथमिक तरंगे, वो कुछ इस प्रकार से चलती है, और ये वाली जो होती है वो इस प्रकार से चलती है। ठीक है ना, तो वो आगे मैं एक और बार बता दूंगा मैं आपको पूरी पृथ्वी के। तो दो हो गई, कौन सी, प्राथमिक और दूसरी आड़ी या गौण। अब देख लेते हैं तीसरी। हाँ स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं तीसरा और आखिरी आपके अंतर्गत लहरों का रूप, धरातलीय लहरें। धरातल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड। लैंड से यानी बन जाएगा एल तरंगे या धरातलीय तरंगे। देखो धरातलीय तरंगे मैंने पहले ही बताया, ऐसी तरंग है जो कि धरातल पर आकर अपना प्रभाव दिखाती है, यानी धरातल तक पहुंचती है। ये दोनों तरंगे कहीं ना कहीं कुछ पी तरंग तो आती है वहां तक, महासागरों तक, लेकिन जो एस तरंगे सेकेंडरी है वो क्या होता है कि तरल भाग में लुप्त हो जाती है, और पृथ्वी के भूगर्भ में कहीं ना कहीं तरल भाग मौजूद है। इसलिए हम आजकल हैंडपंपों, नलकूपों द्वारा पानी निकाल पाते हैं। ठीक है ना, तो वो दोनों इतनी प्रचंड नहीं होती जितनी कि ये प्रेजेंट होती। क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि यह जैसे कि ये पृथ्वी का भूगर्भ यहाँ से निकली और कहाँ तक आ जाती है, धरातल तक पहुंच जाती है। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी भूपर पट्टी, या एक और क्या बोल सकते हैं इसको, धरातल। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर पट्टी या धरातल में चलती है, यानी कि धरातल को प्रभावित करने वाली तरंग कौन सी, तो धरातलीय तरंगे या एल तरंगे। यह अत्यंत प्रभावशाली होती है। अब प्रभावशाली क्यों होती है, क्योंकि ये किसको प्रभावित करती है, पृथ्वी के धरातल को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि ये धरातल पर चलती है। जो आए दिन हमें भूकंप देखने को मिलते हैं वो अधिकतर धरातलीय तरंगों के उदाहरण होते हैं। यह लहरें सबसे लंबा मार्ग तय करती है। अरे सर ये कौन सी बात हुई, नहीं समझ आया, कैसा समझ नहीं आया। देखो दूसरी तरंगों के अंदर मैंने ये कहीं लिखवाया आपको कि ये धरातल तक पहुंचती है। दूसरी तरंगों में मैंने क्या ये आपको लिखवाया कि ये धरातल तक पहुंचती, दोनों में सर नहीं लिखवाया। तो नहीं लिखवाया तो अब ऐसी कौन सी तरंग है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पी तरंग यहाँ तक चली, एस तरंग यहाँ तक चली, और जो ये एल तरंग है वो धरातल तक चली, यानी कि भूगर्भ से चली या कहीं से भी चली तो वो धरातल तक पहुंचेगी। तो जो धरातल तक आने का जो मार्ग है वो सर्वाधिक लंबा है। धरातल तक जो आ रही है वो लंबा मार्ग तय करके आ रही है। तो सर्वाधिक लंबा मार्ग कौन तय करती है, तो धरातलीय तरंगे करती है। इसकी गति कम होती है, स्पीड, गति मतलब स्पीड कम होती है इसकी, आराम से कछुए की चाल से चलती है। जो दूसरी होती है वो तो आई और गई, कब पता ही नहीं चलता। लेकिन जो भूकंप वाली एल तरंगे होती धरातलीय, वो कैसी होती, स्पीड में कम, यानी कि गति कम होती है। यह सबसे अधिक प्रचंड होती है। अब भाई साहब प्रचंड क्यों होती है, क्योंकि ये कहां पर आती है, धरातल पर। और धरातल पर कौन निवास करता है, मानव। तो मानव को क्या करती है, हानि पहुंचाती है, ऊपरी भूपर पट्टी की 12 बजा देती है, यानी कि उथल फुथल मचा देती है, दरारें पैदा कर देती है, मकानों को गिरा देती है, जलाशयों को और अंदर पहुंचा देती है। इसलिए क्या बोला जाता है, धरातलीय तरंगे सबसे प्रचंड होती है, सबसे लंबा मार्ग तय करती है, गति कम होती है, प्रभावशाली होती है, और इसका जो प्रभाव है वो भूपर पट्टी बोले तो धरातल पर आता है। तो ये थी तीनों तरंगे आपके, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, अनुदैर्ध्य, गौण, धरातलीय तरंग। अब ये वाला छोटा सा चार्ट बना लेना। ये वाला जो पी तरंग है वो कुछ छोटा होता है, एस तरंग उससे बड़ी होती है, और एल तरंग उससे भी बड़ी होती है। ये उसकी कंपन के आधार पर जो लहरों का स्वरूप दिया गया है। तो आई होप ये सेकंड वीडियो भी आपको समझ आई होगी। उसी चैप्टर के साथ इसको भी लिख लेना। वीडियो पूरी देखा करें, जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर करा करें, जो आपके जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स है, आपके भाई बहन है, दोस्त है, कोई भी है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, उसको ये चैनल जरूर प्रेफर करना कि वो देखें। इन वीडियो को देखेंगे तो उनको लाभ भी होगा। आज के दौर में जो प्रॉब्लम चल रही है इसके देखते हुए घर पर इतनी अच्छी शिक्षा मिल जाती है, और इससे बड़ा आपके लिए क्या होगा।
और इसमें अगर आप मुझसे कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं, कुछ नई टेक्निक देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सब। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अब इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 परतों का। ये तो 3 लहरों का अध्ययन था। आप देखेंगे सियाल, सीमा, नीफे, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित 3 प्लेटें, 3 सीमाएं, यानी सियाल, सीमा, नीफे, क्रस्ट मेंटल कोर का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।